फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको डेप्रिसिएशन के बारे में समझाया था कि डेप्रिसिएशन क्या है, क्यों लगता है, क्या इसके कॉजेज हैं, डिफरेंट मेथड्स मैंने इसके बारे में डिस्कशन किए थे। और आज हम इसके सबसे पहले मेथड यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमारा मेथड क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड को बेटा डिफरेंट नेम से जानते हैं। नाम क्लियर कीजिए, स्ट्रेट लाइन यानी बिल्कुल सीधी लाइन, यानी कि डेप्रिसिएशन जब आपका हर साल इक्वल लगेगा तो हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन। तो उसे हम कह सकते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। जब हर साल डेप्रिसिएशन इक्वल है तो इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो दैट मींस फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट परसेंटेज मेथड, देयर आर डिफरेंट नेम कैन बी यूज्ड फॉर दिस मेथड। ओके, तो ये डिफरेंट जो नेम है वो हमें कंफ्यूज करने के लिए हैं। अदरवाइज क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा है कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी कि इस वाले मेथड में डेप्रिसिएशन आपका ईच ईयर इक्वल आएगा। अब ये डेप्रिसिएशन दो तरीके से हो सकता है भाई। एक तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो हमें कैलकुलेट करना है और एक परसेंटेज उन्होंने दी हुई है। भाई डायरेक्ट परसेंटेज दी हुई है तो हम डायरेक्ट वो परसेंटेज ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाएंगे और हमें ईच ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। एक दूसरा तरीका है कि वो हमें सारी वैल्यूज दे रहा है और उसके थ्रू हम फाइंड आउट करें कि हर साल का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से कितना बैठेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरह से बैठेगा। यदि हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हमने ये असेट्स कितने की परचेज की। अब असेट्स कोई भी हो सकती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, यानी कुछ भी ले लीजिए। लैंड पर तो खैर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, ध्यान रखना ना। मशीनरी हो सकती हैं, व्हीकल्स हो सकते हैं, तो कोई भी चीज हो तो उसकी कॉस्ट विद इंस्टॉलेशन, यदि उसको इंस्टॉल करने में आपका कुछ खर्चा आ रहा है तो वो भी आपको ऐड करना होगा उसमें। अगर आप उसे ऐड नहीं करते हैं तो ये कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है बेटा, तो कॉस्ट ऑफ असेट्स विद इंस्टॉलेशन यानी कि असेट्स को परचेज करने से रिलेटेड, असेट्स को यूज करने से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सभी इंस्टॉलेशन का पार्ट होते हैं और वो इसमें ऐड होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इंस्टॉलेशन की मिस्टेक बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। जिस असेट्स को आप परचेज कर रहे हैं जब तक आप उसे यूज नहीं करते, यानी पहली बार यूज करने तक जो भी खर्च हो रहा है वो उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है असेट्स की। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ असेट्स विद इंस्टॉलेशन, अब इसमें से माइनस करना है आपको स्क्रैप वैल्यू। जनरली होती है, नहीं दी हुई है तो फिर कुछ माइनस नहीं करेंगे, लेकिन स्क्रैप वैल्यू यानी रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि जब इस मशीन की लाइफ समाप्त हो जाएगी तब भी कुछ ना कुछ स्क्रैप तो बचेगा, कुछ तो कबाड़ा बचेगा ना हमारे पास लास्ट में। तो वो स्क्रैप की जो वैल्यू जो हम सेल करेंगे, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ असेट्स, यानी कि असेट्स कितने साल चलेगी, तो ये कैलकुलेट कर देता है बेटा हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर, ये जो मैंने निकाला ना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम, ये क्या निकल कर आ रहा है हमारा? पर एनम, एक साल का डेप्रिसिएशन निकल कर आया। ठीक है, और अब चाहें तो इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि भाई यहां तो हमने निकाल लिया कि भाई हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन आया, 8,000 आया, 15,000 आया, लेकिन हम उससे परसेंटेज में भी चाहें। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा, तो परसेंटेज निकालने के लिए जो डेप्रिसिएशन आपका निकल कर आया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसको डिवाइड कीजिए टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स है। टोटल कॉस्ट पर ध्यान देना, टोटल कॉस्ट का मतलब विद इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन सहित पूरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स से आप डिवाइड करेंगे इनटू 100, तो निकल कर आ जाएगा आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी हर साल कितने परसेंट डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन हमारा जो, ये तो बेसिक क्वेश्चन है जिसमें चीजें निकालनी है, लेकिन आपको क्वेश्चन दे सकता है, उस क्वेश्चन में परसेंटेज दे सकता है ना। तो अब आपको ध्यान देना है कि जब आपको कोई असेट्स दी हुई है उस पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कह रहा है तो चेक कीजिए कि वो परसेंटेज पर एनम है या नहीं। 10%, भाई डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10%। अगर केवल ये लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन 10% लगाना है तो इसमें टाइम का हमें ध्यान नहीं रखना है, हमें 10% ही लगाना है। चाहे आप 6 मंथ यूज करो, चाहे आप 1 ईयर यूज करो, कितना भी यूज करो, आपको 10% ही लगाना है, ध्यान रखना है। और यदि लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन 10%, 20%, परसेंटेज से दिक्कत नहीं है, पर एनम
पर एनम। तो आपको टाइम का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जितने टाइम आप असेट्स को यूज करेंगे, यानी डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन जो लगेगा आपके लिए, वो डेप्रिसिएशन टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा। जितने समय आप यूज कर रहे हैं, आपने अगर 3 मंथ यूज किया है तो 3 मंथ का लगेगा, 6 मंथ यूज किया है 6 मंथ का लगेगा, 9 मंथ यूज किया है 9 मंथ लगेगा, पूरे साल यूज किया है तो पूरे साल का लगेगा। यानी कि डेप्रिसिएशन लगाते समय यह हमें ध्यान देना है कि यदि डेप्रिसिएशन की परसेंटेज पर एनम है तो हमें टाइम का ध्यान रखना है कि असेट्स हमने कितने टाइम यूज की, एंड अकॉर्डिंग टू यूज, है ना, अकॉर्डिंग टू यूज हमें उसका जो पार्ट है वो निकालना है। जब 10% है और हमने यूज की 3 महीने, तो पहले उस असेट्स का 10% निकालेंगे और फिर 3 महीने का निकालेंगे, तब वो डेप्रिसिएशन आएगा। अब दूसरी बात, हम नॉर्मली क्वेश्चंस में पढ़ते हैं टैक्स का सिस्टम, जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी होता है ना। तो आपने असेट्स खरीदी, टैक्स पे किया, तो डेप्रिसिएशन निकालते समय क्या करना है, हमें कंफ्यूजन हो गया, तो आप कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर दीजिए। जो हम पूरे मेथड को पढ़ रहे हैं, कोई से भी मेथड को पढ़ें, क्योंकि टैक्स का रूल तो सेम होता है। तो जो जीएसटी चार्ज करते हैं असेट्स खरीदते समय, जो जीएसटी हमने पे की है वो इनपुट जीएसटी है, जो हमारे लिए सेटअप हो जाएगी आउटपुट जीएसटी से। इसलिए जीएसटी कॉस्ट का पार्ट नहीं है असेट्स का, यानी कि डेप्रिसिएशन के चैप्टर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। यानी डेप्रिसिएशन निकालते समय जीएसटी का कोई रोल नहीं है, विदाउट जीएसटी ही क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होगा। क्लियर हो गया? तो जीएसटी से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन की परसेंटेज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब डेप्रिसिएशन के अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी अकाउंट बनाओगे तो आपको क्या चीज चेक करनी है, पहले तो कि भाई किस डेट में हमने असेट्स परचेज की, उसकी कॉस्ट क्या है, इंस्टॉलेशन वैल्यू क्या है, स्क्रैप क्या है, उसकी लाइफ क्या है। उसके बाद यदि ये चीजें हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पर एनम कैलकुलेट हो रही है, पर एनम हो रही है ना। तो आपको देखना है कि असेट्स कब खरीदी, अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं, उसके बीच में जो टाइम गैप है वो कितने दिन का है। यदि 1 साल का है तो बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि टाइम गैप कम है तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये अकाउंट सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है। यानी कि डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज कर रहे हैं, इसके लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी मतलब असेट्स का अकाउंट, हो सकता है व्हीकल हो, ट्रक हो, कार हो, बस हो, किसी भी चीज का जिसका आप डेप्रिसिएशन या जिस असेट्स पर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, उसी असेट्स का आपको अकाउंट बनाना है। जैसे मशीनरी बना रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर का बना रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट, या किसी और असेट्स का बना रहे हैं तो असेट्स अकाउंट। अकाउंट बनाने का परफॉर्मा बिल्कुल सीधा सीधा है, जैसे कि आपने आज तक लेजर बनाए हैं, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। यानी कि डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, डेबिट साइड, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट क्रेडिट साइड, यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। परफॉर्मा बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। हम चाहे कितने भी अकाउंट क्यों ना बनाएं, अकाउंट बनाने का परफॉर्मा सेम होता है। दूसरा, हमारे पास असेट्स है भाई, हम तो असेट्स का अकाउंट बना रहे हैं, तो अब जब भी कभी असेट्स का अकाउंट बनाते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर करना है माइंड में कि ये नहीं कि हम पहले जर्नल बनाएंगे फिर लेजर बनाएंगे। जर्नल भी बना लेंगे, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट आपसे कहा है मशीनरी अकाउंट बनाइए, तो क्या पहले आप जर्नल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट लेजर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? कंफ्यूजन हो जाएगा। हमने तो जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना सीखा है, लेकिन डायरेक्ट लेजर बनाना भी सीखिए। ये है असेट्स का अकाउंट। यानी कि कभी भी आपको लाइफ में कभी भी किसी भी असेट्स का अकाउंट बनाना पड़े तो डेबिट साइड वो असेट्स इंक्रीज होती है यानी प्लस होती है, और क्रेडिट साइड से वो असेट्स रिड्यूस होती है यानी माइनस होती है। यानी असेट्स कैसे बढ़ेगी आपके पास? जैसे जैसे आप असेट्स को खरीदते रहेंगे, असेट्स आपके पास बढ़ती रहेगी। टू बैंक टू बैंक टू बैंक टू बैंक टू बैंक, जब तक आप खरीदते रहेंगे बढ़ती रहेगी। और जो असेट्स रिड्यूस होती है उसके 2 कारण होते हैं। असेट्स के रिड्यूस होने के 2 कारण क्या क्या है? देखिए, खरीदने का मतलब इंक्रीज होने का एक ही कारण है, वो है परचेज। परचेज
ऑफ एसेट्स, ये तो सब डेबिट साइड हुआ, और जो क्रेडिट साइड हुआ वो हुआ हमारे पास सेल ऑफ असेट्स। असेट्स को सेल करेंगे तो असेट्स कम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा डेप्रिसिएशन लगाने से ये असेट्स कम हो जाएगी। ध्यान देंगे, गलती नहीं करेंगे। यानी असेट्स के इंक्रीज होने का केवल एक कारण कि आपने उसे खरीदा है, खरीदते रहिए, यानी कि डेबिट साइड में आते जाइए, और सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में जाइए, डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो क्रेडिट साइड में जाइए, यानी असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो ये आपको लगातार ध्यान देना है कि असेट्स अकाउंट बनाना कैसे है मुझे। यानी कि एक बात और आपको ध्यान में रखना है, अगर आप 1 ईयर का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, यदि आप 2010 में हैं और 11 में जा रहे हैं, तो 11 में जाने से पहले आपको उस पर डेप्रिसिएशन लगाना कंपलसरी है। यदि आप उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं तो वह अकाउंट क्लोज नहीं होगा। यानी कि असेट्स का अकाउंट आप बना रहे हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन कंपलसरी लगेगा। दिखाता हूं, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर जब आप कोई असेट्स परचेज करेंगे तो टू बैंक, आपने असेट्स खरीद ली। अगर कोई इंस्टॉलेशन हुआ है तो वो आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते थे या अलग से भी लिख सकते थे, टू बैंक इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। ये दोनों अमाउंट आपने लिख दी, यानी कि 90,000 की असेट्स परचेज की, 10,000 रुपए इंस्टॉलेशन पे लगाए, अमाउंट हो गई 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो अगर आपने ये खरीदी जनवरी 2010 में और आपके अकाउंट क्लोज होते हैं दिसंबर में, तो आपके अकाउंट क्लोज होंगे 31 मार्च 2010 में, लेकिन ये तब क्लोज होंगे जब आप इस पर डेप्रीसिएशन लगा देंगे। यानी जितना भी डेप्रिसिएशन है, टोटल 1 लाख रुपए की असेट्स हो गई, जितना भी डेप्रिसिएशन वो कहेगा उतना डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बाकी वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब मैं आपको बताता हूं ये डेप्रिसिएशन या जो असेट्स अकाउंट है ये 2 तरीके से बनता है। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, यानी कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे वैसे करना है। यानी कि जब जब आप डेप्रिसिएशन अकाउंट यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन अकाउंट इसमें बना सकते हैं हम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इसमें नहीं बनेगा, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि इस मेथड में आप असेट्स को खरीदेंगे तो डेबिट साइड में, और जब अकाउंट क्लोज करेंगे, अकाउंट ईयर क्लोज करेंगे तो बाई साइड में बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसी तरह से कंटिन्यू चलते चले जाएंगे, कंटिन्यू करते चले जाएंगे। बताया ना मैंने आपको, डेप्रिसिएशन सपोज करो 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन आपके पास 90,000, टोटल कितना था 1 लाख हो गया आपके पास, 1 लाख टोटल। नेक्स्ट ईयर आप जाएंगे तो क्या होगा आपके पास 1 जनवरी 2011, और आपके पास बैलेंस होगा ब्रॉड डाउन। इतना तो सीख ही लिया होगा आपने कि जब अकाउंट क्लोज करते हैं तो बैलेंस कैरिड डाउन होता है, और नेक्स्ट ईयर में वही बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो ब्रॉड डाउन कितना होगा 90। अब आप इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 31 मार्च 2011 यानी कि साल का क्लोज होगा, तो फिर बाय आपको डेप्रिसिएशन लगाना है बेटा। क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है, बाय डेप्रिसिएशन। तो इससे हमारा अकाउंट फिर क्लोज होगा, क्योंकि हम एसएलएम पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल होगा। फिर 10,000 लगा दिए, और फिर इसी साल के एंड में आपके पास मशीनरी की असेट्स की वैल्यू जो बची वो रह गई 80,000 रुपए। पहले 90 थी, अब कितनी रह गई 80। इसी तरह से हर साल आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं और आपकी वैल्यू कम होती रहेगी। इतना नॉलेज हमें पक्का है, कंफर्म है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कि खरीद रहे हैं तो इधर, ये तो हमने एक असेट्स खरीदी, सपोज करो एक और खरीद लेते हैं तो फिर टू बैंक आ जाएगा, और फिर इसी तरह से डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। अब असेट्स को कभी आप सेल करते हैं तो सेल करने पर ही सबसे ज्यादा टेक्निकल कंसेप्ट होता है। ये तो इजी हो जाता है, बस डेप्रिसिएशन लगाते चला जाना है। लेकिन जब आप असेट्स को सेल कर रहे हैं तो उस समय आपको देखना होगा कि आप किस डेट में सेल कर रहे हैं। यानी कि जिस समय, मान लो सपोज करो 2011 में है, आप 11 क्लोज कर दिया है, अब 12 में आ गए, जनवरी 12 में है,
और आप मार्च में या अप्रैल 12 में, 1 अप्रैल 12 में इस मशीन को सेल करते हैं, तो आपने जनवरी में थोड़ी सेल किया, जनवरी में तो ईयर स्टार्ट हुआ, तो जनवरी यूज किया, फरवरी यूज किया, मार्च यूज किया, और फिर जाकर 1 अप्रैल को आपने ये असेट्स बेच दी। तो आपने पहले तो 3 मंथ यूज किया ना असेट्स को। तो सबसे पहले जितने दिन आपने असेट्स को यूज किया है, पहले उतने दिन का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, एंड देन आप क्वेश्चन में आगे जाएंगे। सपोज कीजिए मैं ले ही लेता हूं आपके लिए, थोड़ा सा आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब मेरे पास है 80,000 रुपए। अब मैंने इस असेट्स को बेच दिया, ये बेटा दिसंबर होगा क्योंकि मार्च नहीं चल रही थी, दिसंबर का था, ठीक है। और मैंने इसको बेच दिया 1 अप्रैल 2012 में। यह कब था? 1 जनवरी 2012। और अप्रैल 2012 में बेचूंगा तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन लगाऊंगा, फिर मैं इसको बेचूंगा। अब सपोज कीजिए 80 की बच गई, मैंने आपसे कहा 3 महीने यूज की, 10,000 रुपए 1 साल का डेप्रीशिएशन है, और हमने 3 महीने बाद बेच दी। 80,000 की असेट्स बची थी, 1 साल का 10,000 डेप्रीशिएशन होता है, तो 3 महीने का डेप्रीशिएशन होता है 2,500 रुपए। तो जो 80,000 रुपए की असेट्स थी वो अभी 2,500 की और रिड्यूस हो गई, और मेरे पास बची वो 77,500 की। 77,500 की, ध्यान देना है। अब आप देखिए कि आपने इसको कितने में सेल किया, आपकी कीमत कितनी बची हुई है भाई। पहले साल 10,000 की घिस गई, 90 की बची, फिर 10,000 की घिस गई, 80,000 की बची। तीसरे साल के मिडिल में ही, यानी मार्च में ही, यानी मार्च तक यूज किया, जनवरी फरवरी मार्च, और 1 अप्रैल को बेच दिया। डेट का ध्यान दीजिए, अगर मेरा ईयर अप्रैल से शुरू हो रहा है तो मार्च में क्लोज होगा, उसके हिसाब से डेज काउंट करने पड़ेंगे। और यदि जनवरी में शुरू हुआ है तो जनवरी के हिसाब से, भाई जनवरी ली तो आपने अगर अप्रैल में बेचा तो 3 महीने यूज किया, क्योंकि अप्रैल 1 है, 31 या 30 अप्रैल नहीं है, 3 महीने हुए, जनवरी फरवरी मार्च। तो 2,500 रुपए की तो घिस गई, और आप देखिए आपने कितने की बेची। यदि आप ये कहते हैं कि मैंने इसको कितने की बेच लीजिए, 60,000 की सेल कर दी, भाई हमारे पास 80 की थी, 25 का डेप्रिसिएशन मैंने लगा दिया, तब भी 77,500 की असेट्स है मेरी, और बेच रहा हूं मैं कितने में इसको बाय कैश? 60,000 में। तो बाकी का मुझे हो गया लॉस बाय पीएल। यानी कि ये निकालना, सेल की सिचुएशन को ही कैलकुलेट करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, यही आपको मेहनत करनी है। यानी कि करीबन 17,500 का आपको हो गया लॉस, और आपके अकाउंट हो गए बंद। ये बिजनेस यानी ये असेट्स समाप्त हो गई। फिर आप और खरीदेंगे असेट्स तो और अकाउंट ओपन हो जाएगा, इसी में जोड़ सकते हैं। यानी कि और असेट्स जितनी आप लेंगे, कितनी भी असेट्स हों, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेन पॉइंट को ध्यान दीजिए कि डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका होता क्या है, हम किस तरीके से डेप्रिसिएशन को लगा सकते हैं। जब तक हम उसके पूरे कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, हम बहुत अच्छे तरीके से डेप्रिसिएशन को नहीं लगा सकते। तो ये क्लियर हो गया मेरे पास, ये कौन सा मेथड था? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। इसमें प्रोविजन नहीं बना रहे हैं, केवल डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं। तो इस सिचुएशन में डेप्रिसिएशन लगाने से हर साल असेट्स मेरी कम हो रही है। लेकिन यदि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो फिर हम असेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि ये डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगाएंगे, यानी यहां नहीं लगाएंगे। यानी फिर हमारे पास ये अकाउंट कैसे बनता? टू बैंक बाय बैलेंस सीडी 1 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं। यानी कि जितनी वैल्यू में आपने खरीदी थी वही वैल्यू लास्ट तक, जब तक कि इस असेट्स को आप बेच नहीं देते, ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू में ही, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उतने की ही आपके पास हमेशा रहेगी। 1 लाख, 1 लाख, फिर बैलेंस 1 लाख, फिर बैलेंस 1 लाख, ये 1 लाख ही रहेगा अंत तक। जब आप सेल करेंगे तब ये पोजीशन आएगी कि जितना आपने आज तक डेप्रिसिएशन लगाया, वो डेप्रिसिएशन, कैश और लॉस इतना ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। मेथड कोई भी क्यों ना हो, लॉस उतना ही होगा। बट उसके लिए हमने अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से प्रिपेयर किया हुआ है, तो वहां से जो डेप्रिसिएशन लगाया है वो लगाएंगे और लॉस प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं तो हर साल डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट में लगा रहा हूं, असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। और अगर
अकाउंट ओपन कर रहा हूं तो फिर ये अकाउंट सिंपल होगा, फिर ये सारी कैलकुलेशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में होगी। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। और फिर भी अगर समझ में नहीं आया है, थोड़ा सा और अच्छा क्लियर करने के लिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा, सो दैट कि आपको ये चैप्टर, आपको ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है पूरी तरह से आपके माइंड में क्लियर हो जाए और हर तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बहुत जरूरी है, अगर आपने अब तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि जो लेटेस्ट वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।